आदमी किसी से बात करते हुए कह रहा था, जी आपने जैसा कहा था वैसा ही होगा, वही लड़की मंडप में जाएगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। इतना कहकर वो आदमी फोन काटकर आंगन की ओर आने लगा। वो आदमी जैसे ही रोशनी में आया, उसका चेहरा नजर आने लगा। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि अखिलेश था, जो किसी के कहने पर निक्कू को मंडप में भेज रहा था। वही दूसरी तरफ निक्कू को शीतल और किंजल तैयार कर रहे थे, पर किसी के लिए भी यह आसान नहीं था, ना ही निक्कू के लिए और ना ही उन दोनों के लिए। जैसे जैसे निक्कू को तैयार किया जा रहा था, वैसे वैसे निक्कू का हर सपना बिखरता जा रहा था। वो इस वक्त बस यही कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। उसे गहने किसी बेड़ी से कम नहीं लग रहे थे। कुछ ही देर में उन दोनों ने निक्कू को तैयार कर दिया और वो दोनों उसे देखने लगी। निक्कू दुल्हन के जोड़े में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लाल रंग का जोड़ा, गले में भारी सा हार, कानों में झुमके, सर पर मांग का टीका, नाक में नथनी और भी कई गहने और सर पर लाल रंग की चुनरी। वो इस वक्त किसी रानी से कम नहीं लग रही थी। भले ही उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह आंखों में आंसू ने ले ली थी। निक्कू अपनी भीगी हुई पलकें उठाकर अपने आप को आईने में देखते हुए अपने मन में सोचती है, अगले महीने मेरा एग्जाम है। और मैं इस तरह ये सोचते ही अचानक से उसकी आंखों से आंसू झलक आए। निक्कू को तैयार कर शीतल और किंजल दरवाजा खटखटाते हैं, जिसे सुनकर अखिलेश का एक आदमी दरवाजा खोल देता है। वो आदमी उन दोनों को देखकर पूछता है, क्या वो लड़की तैयार हो गई? शीतल ने कहा, जी हो गई। उस आदमी ने कहा, तो लेकर चलो। शीतल ने कहा, जी अभी लाई। शीतल वापस निक्कू के पास आई और उससे बोली, निक्कू चल, देर हो रही है। इतना कहकर शीतल ने उसका चेहरा घूंघट से ढक दिया। इस वक्त दोनों में से किसी के पास भी कुछ कहने को नहीं बचा था। शीतल निक्कू को कमरे में मंडप की ओर ले जाने लगी। बैकग्राउंड में गाना बज रहा था, बिधना तू कैसन खेलला खेल ई निराला, बिधना खेल ई निराला, तोरे खेल में हेराइल रामा बचपन हमारा, कि तोहरे खेल में हेराइल रामा बचपन हमरा। इधर दूसरे कमरे में निक्कू की माँ को होश आ गया। वो होश में आते ही सबसे पहले निक्कू को ढूंढने लगी। उन्हें इस तरह से पैनिक करता देख निक्कू ने पापा उन्हें संभालते हुए समझाने की कोशिश करते हुए कहने लगे, शांत हो जाओ, तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। निक्कू की माँ गुस्से में उन पर चिल्लाते हुए बोली, हम हमार बेटी वहाँ मुसीबत में बिया आ राउल कहतनी कि हम शांत रही, हम अपनी बेटी लाए जाई, रउआ के बैठे के बा बैठे मत जाता नहीं। निक्कू के पापा खुद इतने परेशान थे कि लेकिन फिर भी उन्हें समझाते हुए कहा, मुझे भी मेरी बेटी की चिंता है। अगर हमारे कुछ करने से उन लोगों ने हमारी बेटी को नुकसान पहुंचा दिया तो? यह सुनकर निक्कू की माँ रोते हुए बोली, तो हमनी के असही देखे के पड़ी, ओकर शादी, ओकर परीक्षा बा अगला महीना मा, ओकर सब सपना। निक्कू की माँ उसके पापा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। दुल्हन को इतनी देर से ना आते देख वहां मौजूद लोग सब अब बातें करने लगे थे। उन्हीं में से एक औरत बोली, अरे भाई, बात क्या है? दुल्हन अभी तक मंडप में क्यों नहीं आई? दूसरी औरत बोली, कहीं भाग तो नहीं गई? एक आदमी बोला, क्या पता क्या हुआ। इतने में ही शीतल निक्कू को मंडप में ले आई, जहां पर पहले से ही रणविजय पैठा पूजा कर रहा था। दुल्हन को मंडप में देख सब शांत हो गए। फिर पंडित जी वर और वधु से बोले, वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। रणविजय अपनी जगह पर खड़ा हो गया। शीतल निक्कू को बिल्कुल रणविजय के सामने लेकर खड़ा कर देती है। निक्कू और रणविजय दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। निक्कू के आंखों से अभी भी आंसू बहे जा रहे थे। वह रणविजय बिना किसी भाव के खड़ा था। निक्कू का घूंघट काफी लंबा होने के वजह से उस समय वो दोनों एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। शीतल ने उन दोनों के हाथों में वरमाला दी। पंडित जी ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। पंडित जी के बोलने के बाद भी निक्कू वरमाला लिए बुत की बनी खड़ी थी। आसपास के लोग उसे घूर घूर के देख रहे थे। शीतल ने निक्कू को वरमाला पहनाने के लिए कहा, पर वह अभी भी वैसे ही खड़ी रही। इस वक्त निक्कू को जो हालत थी उसमें वो अब ठीक खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके दोनों हाथ पांव कांप रहे थे। शीतल निक्कू के पीछे जाकर उसके दोनों हाथों को आगे की तरफ करते हैं और उसे कान में खुद को संभालने को कहती है। निक्कू के धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर रणविजय की तरफ वरमाला बढ़ा देती। रणविजय अपना सर झुका लेता तो निक्कू उसे अपने कांपते हाथों से वरमाला पहना देती है।
रणविजय वरमाला पहनने के बाद निकू को भी वरमाला पहना देता है और फिर दोनों बैठ जाते। रणविजय पंडित जी ने आगे कहा, वधू के पिता को बुलाइए। निकू ने जैसे ही पंडित जी के मुंह से पिता शब्द सुना, उसका मन बेचैन हो उठा। वो इधर उधर घूंघट के अंदर से ही अपने पापा को देखने लगी, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आए। निकू की माँ के कमरे के अंदर आते हुए वंदना के चाचा बोले, भैया चलिए, कन्यादान के लिए पंडित जी बुला रहे हैं। ये सुनते ही निकू की माँ के आंखों से एक बार फिर आंसू बहने लगे और इस बार निकू के पिता की भी आंखों में नम हो गई। निकू के पिता हिम्मत कर अपनी जगह उठे। उन्हें देख निकू की माँ बोल पड़ी, कहवा जात्रा तहरा में इतना हिम्मत बा कि तू होकर कन्यादान कर पाई। निकू के पिता खुद को संभालते हुए बोले, जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरी बेटी है। तुम चल रही हो? निकू की माँ रोते हुए बोली, ना, ये हमरा से ना होई। निकू के पिता, ठीक है तो मैं अकेला ही जाऊंगा। इतना कहकर वो बाहर आ जाते और निकू की माँ आंसू लिए कमरे में बैठी रही। निकू के पिता मंडप में जैसे ही पहुंचते, उनकी नजर सीधा निकू पर चली जाती, जो इस वक्त शादी के जोड़े में बैठी थी। उसे शादी के जोड़े में देख उनका मन बेचैन हो गया और उसके साथ ही उनकी आंखें भी नम हो गई। निकू के पिता हिम्मत कर मंडप में निकू के पास आते और निकू की नजर उसके पिता पर पड़ती। दोनों एक दूसरे को देख भावुक हो जाते। निकू के पिता से पंडित जी ने निकू का कन्यादान करवाया। हालांकि वहां खड़े लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता था कि मंडप में निकू वंदना की जगह बैठी है। तो उन लोगों के लिए ये थोड़ा अजीब था। फिर निकू और रणविजय ये सारे रीति रिवाजों को कर पंडित जी ने उनके फेरे करवाए। किंजल ने फेरों के लिए निकू और रणविजय का गठबंधन किया। रणविजय फेरों के लिए खड़ा हो गया, पर निकू वो वैसे ही बैठी थी। फिर शीतल निकू को फेरों के लिए खड़ा करती और दोनों फेरे लेने के लिए आगे बढ़ती। फेरों के लिए वक्त पास ही बैठी फेरों के वक्त पास ही बैठी कुछ औरतें गाना शुरू कर देती है। शुरू के 4 फेरों में रणविजय आगे चलता है और फिर निक्कू पीछे। जब तक पूरे ना हो फेरे 7, जब तक पूरे ना हो फेरे 7, तब तक दुल्हन नहीं दुल्हा की रे, तब तक बनूनी नहीं बुआ की न, जब तक पूरे ना हो फेरे 7 रे, अभी तो बहुना पहली भवड़ी पड़ी है। ऐसे गांव की औरतें गाना गा रही थी। तब तक दुल्हन नहीं रे। तो फेरे खत्म होने के बाद वो दोनों बैठ गए। फिर पंडित जी रणविजय की तरफ सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए बोले, बेटा ये वधू के गले में पहनाइए और मांग में सिंदूर लगाइए। ये सुन निकू ने अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय ने थाल से सिंदूर की डिब्बी उठाकर निकू की मांग भर दिया और फिर मंगलसूत्र उसके गले में पहना ही रहा था कि इतने में उसके हाथ पर निकू के आंसू की एक बूंद गिर गई। निकू के आंसू की बूंद रणविजय ने जब अपने हाथ पर देखा तो उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इससे पहले कि वो कुछ करता या बोलता, उससे पहले पंडित जी बोले, शादी संपन्न हुआ, अब आप दोनों सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। उन दोनों ने उठकर सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लिया। शादी के बाद अब विदाई की बारी थी। सब विदाई से पहले हुकुम शाह से इस बार शादी के में हुई गड़बड़ी के बारे में बात करना चाहते थे, इसलिए उन लोगों ने उन्हें अंदर बुलाकर सब बता दिया। हुकुम शाह उनकी बात समझते हुए उन्हें विदाई करने के लिए कह दिया और साथ ही निकू के पिता को भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी उनके घर में हमेशा खुश रहेगी। निकू कमरे में बैठी थी। शीतल निकू के पास आकर बोली, चल निकू, विदाई का वक्त हो गया है। निकू शांत भाव से बोली, पहले मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। शीतल ने कहा, ठीक है। शीतल निकू को उसकी माँ के कमरे में ले आई। निकू की माँ उसे शादी के जोड़े के साथ साथ मंगलसूत्र और सिंदूर में देख बहुत ज्यादा रोने लगी। निकू उन्हें समझाते हुए बोली, क्या हुआ, अब क्यों रो रही हो? हमेशा तो बोलती थी कि कब जाएगी, अब जब जा रही हूँ तो रो रही हो। उसकी माँ रोते हुए बोली, मत जा हमरा के छोड़कर। निकू समझाते हुए बोली, जाना पड़ेगा माँ। हाँ, और हाँ, मेरे जाने के बाद सबका ख्याल अकेले रखना है तो सबके साथ अपना भी रखना। हाँ, दवाइयाँ टाइम पर लेना वरना तबीयत बिगड़ जाएगी। हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर रोने लगी। शीतल हिचकिचाते हुए बोली, मामी देर हो रही है। शीतल निकू को बाहर के
बाहर के कर आ गई और उनके साथ उसकी माँ भी थी। निक्कू ने सबके आशीर्वाद लिया और आखिर में अपने पापा के पास आई और उनके गले लगकर सुबक सुबक कर रोने लगी। निक्कू के पापा उससे अलग होकर हल्का सा मुस्कुराकर बोले, खुश रहो और हमेशा अपने पापा का सर उठाए रखना, किसी को कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देना। निक्कू उन्हें देखते हुए बोली, और आप अपना ध्यान रखना, माँ से झगड़ा भी नहीं करना। शीतल अब और निक्कू के गले लग गई। उसके आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो निक्कू के गले लगे हुए ही धीमी आवाज में बोली, देखो मैंने कहा था ना, वो किसी का भी भला नहीं सोच सकती। शीतल की बात सुनकर निक्कू उसे जवाब देते हुए बोली, भला बुरा वक्त पर टिका हुआ होता है दीदी, इंसान पर नहीं। इतना कहकर निक्कू अपने माँ पापा के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। निक्कू ने गाड़ी के पास पहुंचते ही कर्मवीर गाड़ी का दरवाजा खोल देता। निक्कू गाड़ी में बैठ अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए रणविजय दूसरी तरफ से गाड़ी में आकर बैठ गया। अब गाड़ी स्टार्ट हुई और निक्कू की सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह अपनी माँ का हाथ पकड़े राने लगी। अब धीरे धीरे गाड़ी चलना शुरू हो गया था, जिसे देख निक्कू के पिता ने उसकी माँ का हाथ पीछे कर लिया। निक्कू और उसकी माँ का हाथ छुड़कर अलग हो गया। निक्कू गाड़ी से पीछे मुड़कर बाहर झांक रही थी। बैकग्राउंड में बाबूल रे तोर छटुआला आंगन, बाबू रे तोर छुटला आंगन। धीरे धीरे से निक्कू की गाड़ी काफी दूर आ गई। फिर और पीछे बस खाली रास्ता था, जहाँ कोई अपना अब नहीं दिख रहा था। किसने करवाई निक्कू की शादी? हुकुम सा क्यों मान गए इस शादी के लिए? क्या रणविजय वंदना की जगह निक्कू को अपनाएगा? कैसे रिएक्ट करेगा रणविजय का परिवार निक्कू को देखकर? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए हुकुम रानी सामी। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको मेरी कहानी कैसी लगती है।